And obviously, since this is day 1, we need to give you the briefing. और एक बात तो रह गई, मुबारक भी तो दे दे। आप बनी नौ इंसान की उस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जिसने बिना इम्तिहान दिए अपने आप को अगली क्लास के लिए प्रमोट कर लिया है, तो नेक तमन्नाएं और शब्द तो बनते हैं ना भाई। तो बहरहाल अल्लाह ताला खैर करे सबके साथ। अब आप सब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में ऑफिशियली आ चुके हैं बिना इम्तिहान दिए, और जो कुछ भी अब करना है इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में करना है। तो अब सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री बिल्कुल फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की तरह है, और पेपर की कंपोजिशन के लिहाज से 85 मार्क्स थ्योरी का पेपर होगा इंशाल्लाह, और 15 मार्क्स प्रैक्टिकल का होगा जब भी होगा। ठीक है ना? तो प्रैक्टिकल्स की तो नहीं, थ्योरी वाले पर हम फोकस करें और आपको बताएं कि हाउ दीज मार्क्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पेपर्स। तो फर्स्ट ईयर जैसा ही पैटर्न है, लेकिन इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का कुछ नयापन है। वो क्या है? हमारा सेक्शन ए, जिसके टोटल मार्क्स 17 होते हैं, दैट इज अबाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs, जो कि हमें पता है 17 है, हर MCQ का एक मार्क है। जो सबसे अहम बात है इस केमिस्ट्री की वो ये है कि हमारी केमिस्ट्री सब्जेक्ट वाइज भी 2 हिस्सों में डिवाइड है। ये तो पेपर के सेक्शन है ना, हमारे सब्जेक्ट वाइज 2 हिस्से हैं। ये केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो हमारे सारे पेपर में ये दोनों पार्ट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो अभी जो MCQs तो हैं 17, अब वो तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते। तो MCQs में अमूमन ऐसा होता है कि अगर 8 MCQs इनऑर्गेनिक के होते हैं तो 9 ऑर्गेनिक के होते हैं, और कभी 8 ऑर्गेनिक के होते हैं और 9 इनऑर्गेनिक के, तो 8 और 9 का हिसाब चलता है। अलबत्ता सेक्शन बी से हमारी कहानी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का बड़ा फिक्स हिस्सा है। तो सेक्शन बी, जैसा कि हमें याद होगा फर्स्ट ईयर में भी था, दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। टोटल इसके 40 मार्क्स हैं। 4 मार्क्स के 10 क्वेश्चन यहाँ से करने होते थे फर्स्ट ईयर में, यहाँ भी यही है। मगर अब इसमें ऐसा है कि सेक्शन बी के अंदर 2 हिस्से बनेंगे। एक कहलाएगा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हम 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आउट ऑफ 8, और इसके 20 मार्क्स होंगे। 40 में से 20 इसके होंगे। जबकि सेक्शन बी ही में होगा एक अदर ऑर्गेनिक, और उस ऑर्गेनिक में भी इसी तरह 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे आउट ऑफ 8, एंड दैट आल्सो फॉर 20 मार्क्स। इस तरह 40 मार्क्स टोटल डिवाइड हो गए, 5 इनऑर्गेनिक के और 5 ऑर्गेनिक के। इसमें अगर हमें फर्स्ट ईयर याद आए, पेपर तो नहीं दे सके थे, लेकिन शायद पैटर्न हमें याद हो कि उसमें भी इसी तरह सेक्शन बी 40 मार्क्स का था, लेकिन उसमें हम 10 क्वेश्चंस ओवरऑल करते थे आउट ऑफ 15। इसका मतलब है 5 क्वेश्चंस की चॉइस होती थी। यहाँ पर हमें टोटल 16 में से 10 करने हैं, क्योंकि 8 इनऑर्गेनिक में है और 8 ऑर्गेनिक में। 3 चॉइसेस इनऑर्गेनिक में, 3 चॉइसेस ऑर्गेनिक में, टोटल 6 क्वेश्चंस की चॉइस है। तो ऐसा लगता है जैसे ये थोड़ी सी आसानी है, अंदाजा होगा आसानी है या मुश्किल। अब अगर मैं सेक्शन सी भी इसी स्लाइड पे दिखा दूं, तो दिस इज नाउ सेक्शन सी, और ये है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, जिसके टोटल 28 मार्क्स होते हैं, क्योंकि इसमें ओवरऑल 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं।
इसमें भी हमारी डिवीजन है और हमने कहा एक क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक का। तो इनऑर्गेनिक में हमें एक क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 2, यानी ये 14 मार्क्स का हो गया। और इसी तरह ऑर्गेनिक में हमें एक क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 2 और ये भी 14 मार्क्स का। इसका मतलब टोटल 4 क्वेश्चंस में से हमें 2 करने हैं, जबकि फर्स्ट ईयर में सेक्शन सी में टोटल 3 क्वेश्चंस में से 2 करने होते थे। तो आपको क्या लग रहा है सर, ये तो चॉइस बढ़ गई। और अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की चॉइसेस जो हैं वो एक एक बढ़ गए, दोनों में एक एक क्वेश्चन की चॉइस उनकी वजह से ओवरऑल 2 क्वेश्चन की चॉइस है। तो बज़ाहिर फर्स्ट ईयर के मुकाबले में सेकेंड ईयर के पेपर पैटर्न में हमें ओवरऑल दो सेक्शंस में, सेक्शन बी और सेक्शन सी में एक एक क्वेश्चन की एक्स्ट्रा चॉइस मिल रही है। लेकिन ये चॉइस बज़ाहिर तो मिल रही है, लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि हम रिस्ट्रिक्ट हैं कि एक क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से और एक ऑर्गेनिक से करेंगे सेक्शन सी में, तो दैट मेक्स थिंग्स डिफिकल्ट। फर्स्ट कर लें किसी बच्चे को 2 क्वेश्चंस आते हैं मगर दोनों इनऑर्गेनिक के हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। उसे हर हाल में एक ऑर्गेनिक से और एक इनऑर्गेनिक से अटेम्प्ट करना है। तो अब ये टोटल पेपर का पैटर्न आपके पास उतरा हुआ हो, पूरे साल इसी के हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और फिर याद दिला दें, सबसे मुश्किल मरहला होगा सेक्शन ए का, जो कि एमसीक्यूज हैं। पूरे पेपर किताब के किसी भी टॉपिक किसी भी लाइन से बन जाता है, और जाहिर सी बात है इसकी तैयारी सबसे टफ मरहला होता है कि हमें इतनी परफेक्ट तैयारी करनी है पूरे 11 चैप्टर्स की, कोई टॉपिक, कोई सब टॉपिक, कोई लाइन नहीं छोड़नी, तभी हम ये यकीन कर सकते हैं कि हम ये 17 मार्क्स हिट कर पाएंगे। बाकी सब सेक्शंस में चूंकि चॉइसेस हैं, तो आदमी ये कह सकता है कि एक आधा टॉपिक मैंने नहीं किया तो भी क्या होगा, चॉइस तो है, वहाँ तो शायद बात बन जाए, यहाँ नहीं बनती। तो इसलिए ये सबसे टफ हिसाब किताब है, और हम जाहिर सी बात है पढ़ते वक्त इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अब सबसे पहली बात ये है कि हम जो कि आपसे कह रहे हैं कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के 2 हिस्से हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो ज़रा अब इस पर बात कर ली जाए। तो अब ये जो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है, इसके टोटल 11 चैप्टर्स हैं। अब किताब की बात हो जाए थोड़ी सी, तो टोटल 11 चैप्टर्स हैं, जिसमें से चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक का हिस्सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और चैप्टर 6 से लेकर 11 तक का हिस्सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसका मतलब है ज्यादा चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं और इनऑर्गेनिक के कंपैरेटिवली एक चैप्टर कम है। पहले 5 इसके हैं और आखिरी 6 ऑर्गेनिक के हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों केमिस्ट्रीज का मिजाज भी थोड़ा डिफरेंट है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव और फैक्चुअल नॉलेज पर होती है। आसान लफ्जों में बात करूं तो रट्टा है, यानी ये ऐसी चीजें हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन है, याद करने का मटेरियल है, लेंथी क्वेश्चंस हैं, समझने का कोई खास चार्म इनऑर्गेनिक में है नहीं। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो रट्टा लगाती हैं। इस तरह इनके सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं और हम वो पूरे पूरे जवाब याद किए हुए लिखते हैं। ये इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक इसका बिल्कुल अपोजिट है, इट्स टू मच कॉन्सेप्चुअल। यहाँ रट्टे वाली चीज़ें और महज याद करके काम चलाने वाला शायद ही कोई एक आधा टॉपिक होगा। सारी की सारी चीज़ें बहुत कॉन्सेप्चुअल है। चूँकि कॉन्सेप्चुअल है इसलिए ये मुश्किल बन जाती है। तो अब ऑर्गेनिक की चीज़ों के सवाल भी ट्रिकी होते हैं, और अगर हमें आते हो तो फ़ायदा ये होता है कि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इनके लंबे चौड़े जवाब नहीं होते, इनके बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। और इनऑर्गेनिक बिल्कुल अपोजिट है। तो इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकली टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन इस लिहाज से ईजी माना जाता है कि बच्चा कहता है भाई याद कर लो, हो जाएगा हो जाएगा। ऑर्गेनिक नहीं ऐसा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस साल की इस केमिस्ट्री में, चाहे ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अब हो सकता है ये बात बच्चों के लिए काफ़ी
खुशखबरी हो और कुछ के लिए ना हो, तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किनको कौन ये समझता है कि वो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल्स के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत टफ होते हैं, दैट सब्जेक्टेड टू पर्सन, लेकिन देयर इज नो न्यूमेरिकल इन सेकेंड ईयर, नाम को भी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ या तो कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं या याद करने हैं। सबसे डरावनी चीज़ जिसकी वजह से हम सेकेंडरी केमिस्ट्री को मुश्किल मानते हैं वो ये है कि चाहे इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, हमें इस साल जो केमिस्ट्री पढ़नी है उसमें केमिस्ट्री का असली टॉपिक है और वो है केमिस्ट्री के रिएक्शंस, यानी केमिस्ट्री की इक्वेशंस। 9th में कहीं पढ़ी थी, थोड़ी थोड़ी जहन में होगा, ये इक्वेशन से भरी हुई केमिस्ट्री है। ऐसी ही हजरा मजाक सही, लेकिन हम कह देते हैं कि अगर फर्स्ट कर लें सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री से इक्वेशंस निकाल दें तो सिर्फ कौमी तराना बचता है। तो हमारे हर टॉपिक में रिएक्शंस और इक्वेशंस ही भरी हुई हैं और जाहिर सी बात है, इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग टू मेमोराइज। ऑर्गेनिक की इक्वेशंस कॉन्सेप्चुअल हैं, इनऑर्गेनिक की थोड़ी रट्टे रट्टे वाली हैं, लेकिन बहरहाल हैं सारी इक्वेशंस। तो हम अब अपनी बात शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक से और उसके चैप्टर नंबर 1 से। मगर बिफोर वी say anything about chapter number 1, I would like to give you some background or definition about this inorganic chemistry। मैं बड़े धड़ल्ले से दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया हूँ, लेकिन मुझे भी याद है कि अगर ये लफ्ज़ कभी आपने ज़िंदगी में पहले सुने भी थे तो वो 9th क्लास थी, लॉन्ग बिफोर। 12-15 साल तो हो गए होंगे आप लोगों को 9th क्लास पढ़े हुए, तो इतनी पुरानी बातें कहाँ याद रहती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले ये समझा दें कि ये होती क्या है और फिर उसी से हमारे चैप्टर का ताल्लुक भी है, ऐसी बात है। तो आइए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऐसी बात है। ऑर्गेनिक क्या होती है, ये भी एक सवाल होगा। जब ऑर्गेनिक पर पहुंचेंगे तो आराम से देते रहेंगे जवाब, अभी से क्या परेशान होना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं? तो हमने कहा ये है केमिस्ट्री या ब्रांच of chemistry in which we study about elements and their compounds except compounds of carbon। ये जो हमने बात आपके सामने लिखी रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बड़ी अहम इसमें जुमले लिख दिए मैंने। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं सिवाय कार्बन के कंपाउंड्स के। अब इसकी तमाम बातें समझाते हैं कैसे। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि केमिस्ट्री को मुख्तसर अंदाज में कहा जाता है स्टडी ऑफ मैटर। ठीक हो गई बात? स्टडी का मतलब we want to know everything about matter. What is everything about matter? Properties, composition and changes. So इस तरह अगर आपको याद आए तो 9th में केमिस्ट्री की डेफिनेशन बनती थी कि इट्स अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस which we deals with the study of properties, composition and changes of matter। तो मैंने यहाँ लिखा है स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी का मतलब हर चीज आ गई इसमें। फर्स्ट ईयर में जब आपने पढ़ा तो उस वक्त मैंने आपसे कहा कि जो प्रॉपर्टीज हो या कंपोजिशन हो या चेंजेस हो, ये दो तरह की होती हैं। कह लीजिए प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल। उस वक्त आपसे कहा था फिजिकल का मतलब है सूरत, शक्ल, कोई चीज हमें कैसी दिखाई देती है, उसकी अपीयरेंस। और केमिकल प्रॉपर्टी है उसकी नेचर, उसका कैरेक्टर। आप सब की, हम भी मैटर हैं, मैं भी मैटर हूँ, आप भी मैटर हैं, लिविंग मैटर हैं, बेजान चीजें भी मैटर हैं, जानदार चीजें भी मैटर हैं।
अगर जब उन्हें हम देखते हैं तो दरअसल हमें जो कुछ नज़र आता है, हमें कोई इंसान भी को देखें, वो गोरा है, काला है, छोटा है, मोटा है, जो भी उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हमें दिखाई देती हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी नेचर है, उसकी फितरत है, ये हमें दिखाई नहीं देती। आप मुझे देख कर नहीं बता सकते मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ, ईमानदार हूँ या बेईमान हूँ, ना मैं आपको बता सकता हूँ। ये जो नेचर हमारी है, जो हमारे कामों को देखकर, हमें परख कर, हमारे अमाल देखकर पता चलती है, वो केमिकल नेचर है। फर्स्ट ईयर जब पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने कहा था फर्स्ट ईयर में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो मैटर दिखाई कैसे देता है, इसकी बुनियाद पर आपने कहा था मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और हम पढ़ते चले गए। अब ये काम हो चुका है। अब we want to know the chemical characteristics of matter। अब हम जानना चाहते हैं कि केमिकल फीचर्स क्या है मैटर की। तो अब केमिकल फीचर्स का क्या मतलब हुआ? केमिकल फीचर्स का मतलब हुआ उसकी नेचर, या सीधी सीधी बात है उसके रिएक्शंस। तो अब अगर मैं केमिकल नेचर की बुनियाद पर मैटर को क्लासिफाई करने का ख्याल दिल में लाऊं, तो जैसे फिजिकल बेस पर ये सॉलिड, लिक्विड, गैस था, केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर मैटर के लिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ इट मे बी प्योर, इट मे बी इम्प्योर। प्योर का मतलब तो समझते हैं ना, ऐसी चीज जो एक ही टाइप या प्रॉपर्टीज से मिलकर बनी हो और उसमें किसी और चीज का इनपुट ना हो। यही कहेंगे ना, अगर मेरे पास वाटर है तो वो सिर्फ वाटर हो तो प्योर कहलाएगा। उसमें अगर आपने कोई और चीज भी मिला दी है, कोई और खूबियों वाली चीज भी मिला दी है, तो वो वाटर प्योर नहीं रहा। तो अब जो दुनिया में चीजें प्योर है केमिकल बेसिस पर, वो 2 तरह की हैं, जिनके नाम अभी अभी मैंने लिए, एलिमेंट और कंपाउंड। तो फिजिकल अपीयरेंस की बेस पर आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, अपने जिस कमरे में बैठे हैं उसी में देखना शुरू करें, तो आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। बड़ा आसान है, दिखाई देता है, नजर आ जाता है। मेरा नहीं ख्याल इस एज का कोई बच्चा ऐसा हो जो देख कर ना बता सके ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैस है, नजर आता है। अलबत्ता केमिकल कंपोजिशन के एतबार से भी मैं यही कहूँगा कि आपके कमरे में जितनी चीज़ें मौजूद हैं, वो या तो अगर वो प्योर हैं तो वो या तो एलिमेंट है या कंपाउंड है। हम में से जिसने गोल्ड की कोई चेन पहनी हुई है, रिंग पहनी हुई है, लॉकेट पहना हुआ है, तो गोल्ड इज अ प्योर सब्सटेंस एंड इट इज एन एलिमेंट। ठीक है ना? अच्छा, और कंपाउंड, पानी मौजूद है अगर आपके सामने, वाटर इज अ कंपाउंड। अब वो प्योर है या नहीं है ये अलग बात है, लेकिन वाटर इज अ कंपाउंड। तो अब आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, या तो वो प्योर एलिमेंट है, या वो प्योर कंपाउंड है, या वो इन दोनों का मिक्सचर है। इम्प्योर चीजों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मिक्सचर। मजेदार बात है कि मिक्सचर भी इन्हीं चीजों से मिलके बनते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड आपस में मिक्स कर दें तो मिक्सचर बन जाता है। तो हम जिस कमरे में सांस ले रहे हैं उसमें जो एयर है वो एयर मिक्सचर है, और उस मिक्सचर में वो गैसें भी शामिल हैं जो एलिमेंट्स हैं, और वो गैसेस भी शामिल हैं जो कंपाउंड हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ये सब एयर में मौजूद होती है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अब जब हम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से मैटर को पढ़ेंगे तो असल टॉपिक क्या होगा? एक दफ़ा फिर हम दुनिया की हर चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, तो असल टॉपिक होगा एलिमेंट और उसके कंपाउंड्स। यकीनन मैं ये भी बताऊंगा व्हाट आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, बहुत ही कॉमन लफ्ज है, बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री, लेकिन बिल्कुल शुरू से हर चीज़ पढ़ाएंगे। एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर को मैंने क्यों इग्नोर कर दिया कि मिक्सचर इन्हीं दोनों के मिलने से बना है। इसका मतलब है हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, या तो वो प्योर एलिमेंट है, या वो प्योर कंपाउंड है, या वो एलिमेंट और कंपाउंड को मिलाकर मिक्सचर बनाया गया है। इसका मतलब है अगर मैं सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लूँ, मैं सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ लूँ, तो खुद ब खुद हर चीज़ कवर हो जाएगी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन लिखी गई? इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी गई, इन विच वी स्टडी अबाउट एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट और जितने भी कंपाउंड हैं उन सब के बारे में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे। वाह, तो फिर ये ऑर्गेनिक वाले क्या करेंगे? वो चाय पीने के लिए आएंगे। तो हमने कहा देखिए अब आपको बता रहे हैं, वैसे भी हो सकता है हमें मालूम हो, टोटल नेचुरल एलिमेंट्स की तादाद है 92। इसमें आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बने 26, तो ऑल टुगेदर टोटल हो गया 180। ठीक है, मैंने फिर कहा है मैं एलिमेंट की डेफिनेशन के साथ ही बातें फिर बताऊंगा। अभी सिर्फ अपनी इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री डेफिनेशन समझाने के लिए ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ। 92 नेचुरल एलिमेंट्स, 26 आर्टिफिशियल, टोटल 180। इन एलिमेंट्स को आपस में मिलाएं तो कंपाउंड्स कितने बनते हैं?
400, आपको लगा 400 नहीं, फिर कितने 400,000, नो, ये है 400 मिलियन। और अगर 400 मिलियन समझते हैं आप तो ये बनते हैं हमारी उर्दू की जबान में 40 करोड़ ऐसे। और ये मैं तादाद बता रहा हूँ कोई आज से 10 साल पहले की। इस तादाद में अब और इजाफा तो हुआ होगा लेकिन कमी नहीं हुई होगी। सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट सर, कौन पढ़ेगा 40 करोड़ कंपाउंड? बाद में सोचेंगे कौन पढ़ेगा। अभी फिलहाल इशू है कि तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स पढ़ लें, ये हो गई पूरी केमिस्ट्री की केमिकल एस्पेक्ट। तो इनऑर्गेनिक में ये सब आ रहा है, हमने कहा नहीं सब नहीं आ रहा है सर, जरा डेफिनेशन पूरी देखिएगा, उसमें आखिर में आपने एक बात लिखी एक्सेप्ट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इसका मतलब है हमने आपसे कहा कि हम सारे एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे सिवाय कार्बन। तो इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन के कंपाउंड्स को छोड़कर बाकी के 91 एलिमेंट्स, कार्बन एक एलिमेंट है उसको माइनस कर दे तो 91 एलिमेंट रहे, यानी 117 ऑल टुगेदर, उनके तमाम कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक में, और ये जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं ये है इनऑर्गेनिक में। तो ये जब आपने कह दिया कि सारे एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स जो हैं इनऑर्गेनिक में, तो इनऑर्गेनिक वालों ने क्या लिया, all elements and their compounds except carbon compounds with few exceptions। और ऑर्गेनिक में जब हम बाद में पहुंचेंगे तो और तफसील से बता देंगे, इसमें आ गया कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट फ्यू। तो अब जो इससे बात पता चली वो ये पता चली कि हमने सारे एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक को दे दिए, सारे एलिमेंट, क्योंकि यहाँ देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक में गए, कार्बन नहीं गया है, तो एलिमेंट तो सारे इनऑर्गेनिक के पास है। अलबत्ता कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स को हमने ऑर्गेनिक में भेजा है, और वो भी सारे नहीं, थोड़े से अपने पास भी रख लिए हैं। इसका मतलब इनऑर्गेनिक वाले सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, टोटल 118, उनके सबके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इवन कार्बन के भी बहुत सारे कंपाउंड्स हम इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, लेकिन कार्बन के कंपाउंड्स का एक ग्रुप ऑर्गेनिक में गया। तो आपके दिल में क्या आएगा, सर ये ऑर्गेनिक क्या सौतीला है, ये केमिस्ट्री की स्टेप ब्रांच है क्या, सब कुछ इनऑर्गेनिक को दे दिया है, बेचारे ऑर्गेनिक को कुछ दिया ही नहीं है। तो ये ख्याल इस वक्त तो आ रहा है, कुछ दिनों के बाद नहीं आएगा, उल्टा आएगा, क्योंकि हकीकत ये है कि इनऑर्गेनिक को कुछ भी नहीं मिला और ऑर्गेनिक को बहुत कुछ मिला। वजह ये है कि ये जो कार्बन के कंपाउंड्स का जो ग्रुप हमने ऑर्गेनिक में डाला है, इनकी तादाद है 40 करोड़। तो सर आपने टोटल कंपाउंड्स 40 करोड़ बताए थे, तो इनऑर्गेनिक में क्या है? तो अब यही असल बात बतानी है। कार्बन के इस पूरे कंपाउंड्स के ग्रुप को हटाने के बाद जो बाकी कंपाउंड्स बचते हैं, जिसमें सारे 91 एलिमेंट्स के कंपाउंड है और कार्बन के भी थोड़े से कंपाउंड हैं, उनकी तादाद मुश्किल से बनती है 2 लाख। अब आप मुझे बताइए, टोटल कंपाउंड्स हो गए 40 करोड़, 2 लाख, 2 लाख को कौन पूछे 40 करोड़ के सामने? तो दैट्स वाई ये तादाद के लिहाज से इनऑर्गेनिक बहुत 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 कम है, लेकिन वैरायटी बहुत ज्यादा है कि इन 2 लाख एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में सारे एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन है, तो नित्य नए एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन के साथ वैरायटी बहुत जबरदस्त है। इसमें आप सोच लेंगे 118 एलिमेंट्स का हिस्सा है तो क्या वैरायटी होगी, इसमें वैरायटी नहीं है क्योंकि सारे कंपाउंड्स कार्बन के हैं, लेकिन तादाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा है। इसीलिए इन दो केमिस्ट्रीज को अलग किया गया, जस्ट फॉर द नंबर, कि ऑर्गेनिक या कार्बन कंपाउंड इतने ज्यादा हैं कि उन्हें बाकियों के साथ पढ़ा नहीं जा सकता, तो इनकी मेजॉरिटी को देखते हुए इस हिस्से को हमने सेपरेट किया है, इस हिस्से को सेपरेट किया। अब पढ़ना तो फिर दोनों को ही है, ऐसी बात है। तो ये जब पढ़ेंगे तब सोचते रहेंगे ये 40 करोड़ क्यों है, फिलहाल इधर फोकस कर लेते हैं।
तो अब तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा हो गया। ये हमारा टास्क है, टास्क नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 में। तो कितने एलिमेंट्स मैंने आपको कहे, 92 अलॉन्ग विद 26 आर्टिफिशियल। तो अब क्या ज़रूरत है, अब ज़रूरत इस बात की है कि वी शुड टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं? सही हो गई बात। अब सारी बात ये पता चली कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, कंपाउंड्स 40 करोड़ से ज़्यादा हैं, उनसे जो मिक्सचर बनते होंगे वो तो पता नहीं कितने होंगे, लेकिन वो सबके सब जिन एलिमेंट से मिलकर बने हैं वो 92 नेचुरल और 26 आर्टिफिशियल। व्हाट डू वी मीन बाय एलिमेंट? एलिमेंट की सिंपल डेफिनेशन होती है सिंपल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ substance, simplest form of matter, which cannot be made more simpler than itself by any physical or chemical process। So ये वो मैटर की सिंपल फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसे आप उससे ज्यादा सिंपल कंपोनेंट्स में नहीं तोड़ सकते। यानी ये एक ऐसी फॉर्म होगी मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये हुआ जिसके मजीद कंपोनेंट्स नहीं बन सकते। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप घर में आपके चीनी मौजूद है, अगर आप वो चीनी उठा लें तो उस चीनी में सबसे घर में मौजूद है, उस चीनी को लेकर आप गर्म कर दें। अब ये वाइट क्रिस्टलाइन शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, ये आपने यहाँ लिए और उन्हें हीट कर दिया। चाहे तो ऐसे घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन एडवाइस नहीं करेंगे कि आप जैसे लोग ऐसे कोई काम करें। तो हम क्या नोटिस करेंगे कि वो जो वाइट कलर की या थोड़ी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट चीनी है वो ब्लैक होना शुरू हो जाएगी, वो सारी ब्लैक होगी और उसकी कंटेनर की दीवारों पर वाटर के ड्रॉपलेट्स जमा हो जाएंगे। इसका मतलब है हमारी शुगर गर्म करने पर दो कंपोनेंट्स में टूट गई, काले रंग का कार्बन अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। तो आपने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि शुगर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं थी मैटर की, बल्कि वो इन दो चीजों से मिलकर बनी थी। इसलिए ये दो कंपोनेंट्स हैं जिसमें ये हीट करने पर डिकम्पोज हो गई। तो ये जो मैंने लिखा ना फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, तो बहुत सारी हमारे पास टेक्निक्स हैं। फिजिकल प्रोसेस क्या हो सकता है, किसी चीज को हथौड़ा मारकर तोड़िए, आप हीट कर दीजिए। केमिकल प्रोसेस क्या हो सकता है, उसमें बिजली गुजार दीजिए। तो जितने भी आपके पास टेक्निक्स हैं उनसे अगर आप किसी चीज को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दें तो इसका मतलब होगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। और जो अपने कंपोनेंट में ब्रेक ना हो सके क्योंकि उसके कंपोनेंट ही नहीं है, इसका मतलब है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है और वो एलिमेंट है। इसका मतलब ये निकला कि ये बात पता चलाना कि कौन एलिमेंट है और कौन एलिमेंट नहीं है, ये कोई इतनी आसान बात नहीं है। तो अगर ये इतनी आसान बात नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कौन एलिमेंट है और कौन नहीं, इसका पता लगाना भी बड़ा मुश्किल था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। अब साइंसदान एक चीज उठाते थे और बैठकर उनको हथौड़े मार रहे होते थे या बिजलियां गुजार रहे होते थे, हीट कर रहे होते थे, जो उनकी समझ में आता था करते थे, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या ये चीज जो आज हमारे हाथ लगी है ये खुद सिंपल है या कोई इससे भी सिंपलेस्ट फॉर्म है। और फिर जब उन्हें कोई चीज नहीं मिलती थी कंपोनेंट के तौर पर तो वो डिक्लेयर कर देते थे कि ये एलिमेंट है। तो बड़ी मुश्किलों से एक एलिमेंट का पता चलता था। इस बात से अंदाजा लगाइए कि ईयर 1800 में हम सिर्फ 7 एलिमेंट्स को जानते थे, जिसका मतलब ये निकला कि अगर फर्ज कर लीजिए आप ईयर 1800 में होते तो सेकेंड ईयर अल्लामा का जो ग्रुप ईयर 1800 में हमने शुरू किया था उसमें कोई ऐसी परेशान होने की बात नहीं है। ये जो हमारे ग्रुप हैं ये माशाल्लाह इनकी तो तारीख तो हमें नहीं पता कितनी पुरानी पुरानी है, तो ये तो बहुत सारे पुराने ग्रुप भी थे। तो अगर आप 1800 में होते तो देखिए आपको कितने फायदे होते हैं। एक तो ये पेंडेमिक नहीं होता, पहला फायदा।
दूसरा फायदा ये होता कि आपको हम बताते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन में कि इट्स अ स्टडी ऑफ 7 एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। लो तो भाई वो बच्चे जो जाते घर से ले जाते 7 एलिमेंट्स को पढ़ना उनके कंपाउंड को कोई बात ही नहीं, बहुत आसान था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये एडवांटेज हमें नहीं है। हमने इस पर काम किया और एलिमेंट्स डिस्कवर करने शुरू किए और बाय द टाइम ईयर 1900 में यानी 100 साल की मेहनत के बाद ये तकरीबन 90 एलिमेंट्स हो गए थे एट द एंड ऑफ 1900। नेचुरल की बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल की नहीं। इसका मतलब है बाकी के सिर्फ 2 एलिमेंट थे जो 1900 के बाद हमने मालूम किए। तो ये सेट जो है इतना पुराना है। तो एक तो ये डेफिनेशन काम आई कि हम हर एक पर एक्सपेरिमेंट कर करके बताते थे ऐसे नहीं वैसे था। अब हमारे पास एक छोटी सी मॉडर्न डेफिनेशन है और वो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? एलिमेंट इज द सब्सटेंस composed of atoms of same element atoms of same type, that is atomic number। अब देखिए मैंने क्यों कहा कि ये मॉडर्न डेफिनेशन है, इसलिए कहा कि खुद आप रियलाइज करेंगे ये जो मैंने पहली डेफिनेशन लिखी, ये डेफिनेशन अगर मैं किसी ऐसे बच्चे को बताऊं जिसने साइंस 8th क्लास तक पढ़ी है, बस उसको सिर्फ समझिए थोड़ी सी नो हाउ है, तो वो इस लैंग्वेज को समझ सकता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, तो सिंपल किसे कहते हैं जिससे ज़्यादा, जिसके मजीद कोई कंपोनेंट्स ना बनते हो। तो ये लैंग्वेज आसान लैंग्वेज है जो हर एक को समझाई जा सकती है। अब जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, हालांकि ज़्यादा परफेक्ट डेफिनेशन ये है, लेकिन ये वो बच्चा समझ सकता है जिसने साइंस को एक खास कैलिबर तक पढ़ा हो, क्योंकि इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं, एक एटम्स और एक एटॉमिक नंबर। तो जिन आप दोनों से वाकिफ हैं, तो नहीं कि ये आप नहीं पढ़े हुए, तो आपके लिए तो ये दोनों डेफिनेशंस वर्क करती हैं। तो पहली बात हमने कहा दुनिया के तमाम सब्सटेंसेस एटम से मिलकर बने। एटम इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। अगर अब एटम तो सबके पास है ना, कंपाउंड में भी एटम होते हैं, एलिमेंट में भी एटम होते हैं, मिक्सर में भी एटम होते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक सब्सटेंस है और फर्ज कर लीजिए आपको उसके एटम नजर आ रहे हैं, आंखों से तो नहीं नजर आ रहे, किसी इंस्ट्रूमेंट से आप देख रहे हैं, और आप ये देखें कि उस एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे हैं। अब एक जैसे हैं से क्या मुराद है? एक जैसे हैं से मुराद ये है कि उनका एटॉमिक नंबर सेम है। अब कोई बोले ये क्या होता था, तो हम सबको याद आएगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, एटम में 3 चीजें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स की तादाद एक एटम में कितनी है, वो इसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट होगा तो उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे उन सब के प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होगी। मसलन मैंने कहा कार्बन एलिमेंट है, तो अगर मैं कार्बन के एटम को देखने के काबिल हो जाऊं, फर्ज कर लें, तो मुझे क्या नजर आएगा? कार्बन के एक टुकड़े को अगर मैंने देखा, उसमें बिलियंस और ट्रिलियंस एटम है और सारे एटम्स में प्रोटॉन्स की तादाद है 6। तो जिसके प्रोटॉन एटम में प्रोटॉन्स की तादाद 6 हो, वो एलिमेंट कार्बन का एलिमेंट है। ठीक हो गई बात? इसी तरह हर एलिमेंट की पहचान ये है कि उसमें प्रोटॉन्स की जो भी तादाद होगी वो फिक्स होगी। और अगर फर्ज कर लीजिए आपने एक सब्सटेंस को देखा जिसमें आपको नजर तो आ रहे हैं कि वो एटम से मिलकर बना है, मगर किसी एटम में 6 प्रोटॉन है, किसी में 8 है, किसी में 11 है, तो फिर ये एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये तो 2-3 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। तो अब ये मिक्सर हो सकता है या कंपाउंड हो, बाकी बात है। तो अब एलिमेंट की 2 डेफिनेशंस हो गई। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी मेड मोर सिंपलर देन इटसेल्फ बाय एनी मींस, and it is a substance which is made up of atoms with the same atomic number। ठीक है, इस बुनियाद पर हमने आपसे कहा कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स को जो हमने आप डिस्कवर कर लिए हैं, उसमें 92 नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो दुनिया में नेचुरली अवेलेबल हैं। हम उन्हें ज़्यादा या थोड़ी मिकदार में दुनिया में से कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब हमें ये समझ आ गई कि एलिमेंट्स बनते कैसे हैं, तो हमने आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बनाए और अब तक टोटल 26 आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हम बना चुके हैं। और इन आर्टिफिशियल एलिमेंट्स की वजह से टोटल तादाद जो है वो 118 हो गई है। मगर याद रखिएगा, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स नाम की हद तक इनका तस्करा हम 1-2 दफ़ा करेंगे, लेकिन हमारा असल में टॉपिक रहेगा 92 नेचुरल एलिमेंट्स।
इसलिए मुख्तसर और ओवर बात ये कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक में या ऑर्गेनिक में दोनों में हमारा कंसर्न नेचुरल एलिमेंट से ज़्यादा है, आर्टिफिशियल से हम इतनी बात नहीं करते। तो अब ये 92 नेचुरल एलिमेंट्स हमारा बेसिक टॉपिक होगा। हम बताएंगे कंपाउंड्स की भी डेफिनेशन और फिर चैप्टर 1 में इस एलिमेंट से करना क्या है, ये सारी बातें इंशाल्लाह हमारी जारी रहेंगी। अब चूंकि पीरियड को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ तो पहले मैं इतनी सारी स्क्रीन दोबारा दिखा देता हूँ, अगर किसी के लिखने के रह गई हो तो वो देख ले, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन रेज हैंड, अपना हाथ रेज हैंड वाला ऑप्शन देंगे, मैं आपसे आपका सवाल सुनकर उसका जवाब दूंगा। तो ये फर्स्ट स्क्रीन है, इसमें पेपर का पैटर्न बेसिकली हमने बताने की कोशिश की थी। देन वी हैव दिस वन कि हमारी केमिस्ट्री के दो हिस्से, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, और हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखी। जाहिर सी बात है ये सब इतनी बेसिक बातें हैं कि ये आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आनी चाहिए, लेकिन अब ये आप समझ रहे हैं कि इम्तिहान वाले हमसे इनऑर्गेनिक की या एलिमेंट की डेफिनेशन पूछेंगे तो आप भूल से ये टू बेसिक, लेकिन ये हमें अगर नहीं बता दी तो पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे लिखना मुनासिब समझा। फिर ये मज़ीद बात की गई थी कि एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर हमारे इस साल की केमिस्ट्री का असर टॉपिक है केमिकल बेसिस पर। उसमें हमने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का कंपैरिजन कराया कि कौन से टॉपिक इनऑर्गेनिक में और कौन से ऑर्गेनिक में है। फिर द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हमने तफसील से बयान किया, और आखिरी छोटी सी बात ये बताई कि कितने आर्टिफिशियल और कितने नेचुरल एलिमेंट्स हैं। तो हम ये क्लास ऑफ करते हैं, ठीक 5-7 मिनट के बाद, बल्कि 10 मिनट के बाद आपका नेक्स्ट क्लास होगी, मेरे ख्याल में वो बायो और मैथ्स की है, तो उसका लिंक हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।